वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो आज हम करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो लास्ट आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, तो पहले मैं आपको उन ट्रांजैक्शंस के सॉल्यूशन बताऊंगा। देन जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे उनका आंसर बताऊंगा। दोनों का 2 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में, पहले हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे, फिर हम उसका आंसर करेंगे। सॉल्यूशन सारे नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट उसमें ऐसे थे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें आ रखे हैं, वो आप खुद करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद उसमें आपको प्रॉब्लम आई हो, वो मैं आपको बता देता हूँ और उसका आंसर भी बता देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसमें जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी, देखिएगा आपने लिखा होगा क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी वो थी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹60,000, और उसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जिसमें आप 1 लाख रुपीज़ का कैश लेके आए थे। तो 1 लाख रुपीज़ का लेके आए थे जिसमें से आपने 60,000 बैंक में जमा करा दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? कैश किसका पार्ट होता है? एसेट का। और बैंक भी किसका पार्ट होता है? एसेट का पार्ट होता है। तो दोनों ही एसेट पे इफेक्ट करेंगे। कैश जा रहा है, मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। कहाँ जा रहा है? बैंक में। और बैंक में आपका कैश बढ़ रहा है तो बैंक में इंक्रीज कर देंगे। तो इधर से माइनस, इधर से प्लस। आइए देखते हैं। कैश आपके पास से चला जाएगा तो माइनस का 60,000, और बैंक में पैसे आ जाएंगे तो प्लस का 60,000। तो एक तरफ माइनस का 60,000 कैश से चला गया और बैंक में आ गया। नेट इफेक्ट क्या आया? 0। तो सामने भी फिर कितना लिखेंगे हम? सामने भी हो जाएगा आपका 0 प्लस 0। ये आपका हो जाएगा इसका इफेक्ट। समझ आया? ये ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। अब इसकी आगे और ट्रांजैक्शन आएंगी तो आप कर लेंगे, इसके साथ की और ट्रांजैक्शन आएगी तो कर लोगे ना आप। अब जो एक और ट्रांजैक्शन थी उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिएगा क्या थी? वो थी बोट गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर ₹20,000। कितने के राहुल से गुड्स लिए हैं? 20,000 रुपये के। इसका मतलब स्टॉक कितना आया होगा आपके पास? 20,000 रुपीज़ का। एंड पेड ₹5,000 इमीडिएटली, और 5,000 तो आपने उसे तुरंत दे दिए। तो फिर बाकी के सर 15,000, बाकी के 15,000 का आपने क्या कर लिया? उधार कर लिया। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? आपके पास स्टॉक कितना है? 20, तो स्टॉक में कितना ऐड करेंगे? 20। कैश कितना गया आपके पास से? 5,000, तो कैश में से माइनस कितना करेंगे? 5,000। बाकी का 15,000 वो आपके सर पे कर्जा चढ़ गया, क्रेडिटर हो गए। राहुल आपका कौन है? क्रेडिटर। कितने से? 15,000 रुपये के। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। आप स्टॉक आया आपके पास 20,000 रुपीज़ का, तो आपने स्टॉक में प्लस कर दिया 20,000 रुपीज़। 5,000 आपने तुरंत दे दिए, तो कैश से कितना चला गया? 5,000 रुपये। तो देखिए इधर माइनस का 5 प्लस का 20, कितना आ रहा है नेट इफेक्ट? 15 भी आपका उधार चल रहा है, तो वो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिटर में लिख देंगे प्लस 15,000। प्लस का आ जाएगा आपका 15,000, वो क्रेडिटर में आ जाएगा। कैपिटल पे कोई इफेक्ट इसका पड़ेगा नहीं। तो देख लीजिए -5 प्लस 20, प्लस का कितना बचा? 15, और सामने भी कितना है? प्लस का 15। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है, और मैं आगे आपको और क्वेश्चन दूंगा, उसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो उसका इफेक्ट ऐसे दिखाना है। टोटल स्टॉक जितना है वो लिख दिया, कैश में से जितना अभी दिया वो माइनस कर दिया, बाकी का चला जाएगा क्रेडिटर के नाम पर। क्लियर हो गए? दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर हो गए। अब आगे आएंगी तो कर लोगे। एक ट्रांजैक्शन उस क्वेश्चन में और थी, ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या थी? बोरोड लोन ₹30,000 फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से कर्जा लिया है 30,000 रुपये का। तो बैंक आपको कर्जा दे रहा है तो आपके सर पे लायबिलिटी हो गई। तो एक तो आपके सर पे लायबिलिटी चढ़ गई 30,000 रुपये की, और बैंक आपको कैश में देगा या आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है? बैंक हमेशा जब आपको लोन देता है तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, ना कि कैश में देता है। तो वो जो 30,000 रुपीज़ बैंक ने आपको लोन दिया है वो कहाँ आ जाएंगे? आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आइए ये भी कर लेते हैं। तो आपको बैंक ने लोन दिया 30,000 रुपीज़ का, तो आपके खाते में कितने रुपए आ गए?
30,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपीज़ आ गए। और एक तरफ आपके सर पे कर्जा चढ़ गया, कितने का? बैंक लोन के नाम से 30,000 रुपीज़ का। तो ये होगा इसका इफेक्ट कि एक तरफ आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, दूसरी तरफ लायबिलिटी में आप लिख दोगे बैंक लोन और उसके नीचे आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का आपके सर पे कर्जा चढ़ गया। तो उस क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था होमवर्क में, ये 3 ट्रांजेक्शन थी जिसमें हो सकता है आपको डाउट हो, बाकी ये 4 ट्रांजेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि वो क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, उसमें वो वाली ट्रांजेक्शन्स आई थी। एक ये 3 ट्रांजेक्शन थी जिसका ये सोल्यूशन होगा, और अब आगे आती है ट्रांजेक्शन तो आप आराम से कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी न्यू इक्वेशन आपको निकालना आता है, वो कैसे निकालते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई होंगी अब उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले उसमें जो आपको थर्ड ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आई होगी जो थी बोट अ मशीन बाय रेजिंग अ बैंक लोन ऑफ ₹50,000। पहली 2 ट्रांजेक्शन नॉर्मल की, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसमें हो सकता है कि आपने एक मशीन खरीदी मगर पैसे तो थे नहीं आपके पास, तो आपने लोन लेके मशीन खरीदी। अब अगर यहाँ पर देखें तो 2 आइटम अफेक्ट हो रही हैं। पहला मशीन, और मशीन किसका पार्ट है? एसेट का। तो पहला तो एसेट में आएगा, और मशीन आ रही है तो मशीन तो आपकी प्लस हो गई। इधर से लोन कर्जा ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, और वो भी क्या हो गया आपका? प्लस में हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होगा कि आप मशीन में कितना प्लस कर देंगे? 50,000। और लोन लेके लिया, लोन किसका पार्ट होता है? लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी में भी कितना प्लस कर देंगे बैंक लोन के अंदर? 50,000। तो इधर भी 50,000 की मशीन आ गई और बैंक लोन लेके आई है, तो बैंक लोन इधर से बढ़ गया 50,000, इधर मशीन आ गई उसके बदले। एकदम सामने आमने सामने बराबर है, इधर भी 50 और इधर भी 50। हो सकता है कि आपने पहले कैश लिखा हो या स्टॉक लिखा हो, वो मैटर मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ ही ट्रांजेक्शन्स की सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन मशीन वाली प्रॉब्लम थी, इसीलिए पहले मशीन लिख दिया। हो सकता है आपका पहले कैश या बैंक लिखा हुआ हो, तो उसको वैसे ही रहने देना, मशीन बाद में लिख लेना, जैसे हम नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं। जो ट्रांजेक्शन का पहले आता है आइटम वो पहले, बाद वाला बाद में। क्योंकि मैं पहले आपको सिर्फ कुछ सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैंने उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। क्लियर हो इतनी बात? आपको अपने क्वेश्चन में छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है कि सर ने पहले मशीन लिखा है तो हम भी पहले मशीन ही लिखेंगे। आपने जैसे लिखा है वैसे ही लिख के रहने दीजिए। क्लियर हो इतनी बात? अब जो उसके बाद एक ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 4। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा शायद डाउट हुआ हो तो इसका भी सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 4 थी बोट गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000। आपने गुड्स परचेस करे, मतलब स्टॉक आया होगा आपके पास, जिसमें 20,000 रुपये के आपने कैश पे परचेस करे हैं और 40,000 रुपये के आपने उधार पे परचेस करे हैं। तो टोटल आपने कितने के परचेस करे? 60 के। तो स्टॉक में कितना जोड़ेंगे? 60, जिसमें से कैश में से कितना माइनस होगा? 20, और बाकी का आपका उधार हो गया, वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। तो आपके पास स्टॉक कितने का आया? 20 + 40 60 का। तो स्टॉक में तो 60 प्लस कर देंगे। कैश कितना दिया आपने? 20, तो कैश में से कितना माइनस हो जाएगा? 20। तो इधर से 20 कैश से माइनस हो जाएगा। स्टॉक 60 का आया था। कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 का, जो आपने उधार पे लिया था, और वो आप कहाँ चढ़ा देंगे? क्रेडिटर्स में, प्लस 40,000। तो क्रेडिटर में आपके चढ़ जाएंगे प्लस के 40,000। अब देखिए, अब दोनों तरफ देख लीजिए आप, -20 + 60 कितना हो गया? +40, और सामने भी कितना लिखा है? +40। टोटल में 60,000 का स्टॉक है आपके पास, जिसमें से 20,000 आपने कैश में पेमेंट करी है और बाकी का आपका उधार हो गया, जिसको हमने क्रेडिटर्स में दिखा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है जो आपकी एक ट्रांजेक्शन नंबर 8, सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन होगी। टोटल 9 ट्रांजेक्शन थी। तो जो ट्रांजेक्शन नंबर 8 है,
उस पर लिखा है पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन। आपने बैंक लोन ले रखा है, किस लिए लिया था बैंक लोन? मशीन परचेस करने के लिए लिया था। तो उसकी आपने बैंक लोन की एक इंस्टॉलमेंट दे दी 20,000 रुपये की, मतलब आपने अपना जो बैंक लोन का कर्जा था वो 20,000 रुपये से कम कर लिया। अब आपके सर पे कितना कर्जा रह गया बैंक का? 30,000 रुपीज़, और 20,000 रुपये आपने वापस कर दिए। मगर अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बैंक आपको लोन देता है तो बदले में आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, तो वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो साथ ही में आपने इंस्टॉलमेंट के साथ एंड पेड इंटरेस्ट बाय चेक ₹2,000। तो टोटल में आपने कितनी पेमेंट करी? 20 और प्लस 2, 22,000 की, ये भी चेक से करी है। और जो बैंक की इंस्टॉलमेंट गई होगी वो तो वैसे भी बैंक अकाउंट से गई होगी, तो 20,000 तो बैंक अकाउंट से वैसे ही माइनस होने थे। मगर जो आपने इंटरेस्ट दिया वो भी किससे दिया? चेक से, मतलब वो भी बैंक से दिया। तो टोटल में आपने बैंक से कितने रुपए दिए? 22,000। इतनी बात समझ में आई? हो सकता है कि चेक की जगह आप इंटरेस्ट कैश में दे सकते थे। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आपके पास आगे आ जाए जिसमें आपने इंटरेस्ट कैश में दिया हो, तो मैं उस केस में क्या करूँगा? 20,000 तो बैंक अकाउंट से माइनस करूंगा और 2,000 कैश अकाउंट से माइनस करूंगा जो मेरा इंटरेस्ट है। चलिए, ये तो सर इधर का ट्रीटमेंट हो गया। अब इसका सामने का इफेक्ट पड़ेगा लायबिलिटी और कैपिटल पे, क्योंकि आपका बैंक लोन कितना गया? सिर्फ 20,000 रुपये, तो बैंक लोन आपका 20,000 से माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या है आपका? एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल अकाउंट से माइनस होते हैं। तो 2,000 कैपिटल अकाउंट से आपका माइनस होगा। आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपने अब क्योंकि बैंक से पेमेंट करी है तो यहाँ पर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा एसेट के अंदर, जिसका नाम क्या होगा? बैंक। तो यहाँ बैंक अकाउंट खुल गया, ठीक। अब इसमें से आपके कितने रुपए गए? -22,000। 22,000 कैसे कैसे? 22,000 में 20,000 तो इंस्टॉलमेंट के हैं, प्लस 2,000 आपके इंटरेस्ट के हैं जो आपने चेक से दिया है, मतलब बैंक से ही पैसे वो आपके कटे हैं, ठीक। इसके बाद अब इसमें से आपका कर्जा कितना उतरा? लोन तो 50,000 का है, लोन की इंस्टॉलमेंट जो आपने दी है वो कितनी दी है? वो तो है जी 20,000 रुपीज़, और बाकी का 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल से। तो 2,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस होंगे। तो अब देख लीजिए, 20 लोन से कट गए, 2 का आपका इंटरेस्ट था जो आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपका क्या है? एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस है, तो इसीलिए कैपिटल में से माइनस हो गया। अब देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। आपने टोटल में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दी और 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करा। इंस्टॉलमेंट तो बैंक से वैसे भी जानी थी, इंटरेस्ट भी आपने चेक के थ्रू दिया, मतलब बैंक से गया। तो टोटल में आपके बैंक अकाउंट से कटे 22,000 रुपये, जिसमें से लोन जो उतरा है वो सिर्फ 20,000 का उतरा है। तो लोन में से कितना माइनस किया? 20,000, और 2,000 का जो आपका इंटरेस्ट है, एक्सपेंस होता है, वो आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया। -22 बराबर आ गया। हाँ, कोई ऐसा केस आ सकता है जिसमें हो सकता है कि आप इंटरेस्ट कैश में पे कर दें, तो वहाँ कुछ नहीं करना है। फिर उस केस में बैंक से माइनस होते हैं 20 और 2,000 माइनस होते हैं आपके कैश में से। -2 -20 बात वही बैठती, बस यहाँ बैंक की जगह 2,000 रुपीज़ कैश में से चले जाते। इसका ट्रीटमेंट समझ आ गया? आगे आएगा तो कर लेंगे। अब आप ये वाला ट्रीटमेंट आगे आएगा, कर लेंगे, ठीक है। लास्ट जो उसमें ट्रांजेक्शन थी आपकी, ट्रांजेक्शन नंबर 9, एकदम नई ट्रांजेक्शन है। चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब ये क्या है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब आप एसेट को यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक फ़ोन लिया 40,000 रुपीज़ का, तो 5 साल बाद भी क्या उस फ़ोन की वैल्यू 40,000 रुपीज़ की रहेगी? नहीं सर, वो तो कम की हो जाती है, वो तो 15-20 हज़ार तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस फ़ोन में कुछ टूट फूट भी हुई होगी, मॉडल भी पुराना हो गया है और वैसे भी फ़ोन पुराना हो गया है, इसीलिए उसकी वैल्यू गिरती रहती है। जो वैल्यू गिरती है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो किसी भी एसेट की जब वैल्यू गिरती है तो वो जो वैल्यू गिर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि आपके पास मशीन एक एसेट है तो मशीन भी आप यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
इन्होंने हमें कहा कि आपकी मशीन की वैल्यू कितने % कम करनी है, 10%। चलो सर समझ आ गई। तो मशीन में से हम 10% कम कर देंगे। हाँ जी सर कर देंगे। सर ये डेप्रिसिएशन वैसे क्या होता है, वैसे डेप्रिसिएशन आपका होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से। तो एक तो आप माइनस करेंगे मशीन में से और दूसरा माइनस करेंगे कैपिटल में से। आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। आपको बोला 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पर। अब अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना निकलेगा आपका, 5,000। कैसे निकालते हैं, ये आ गया आपका 5,000 रुपीज़। तो 50,000 का 10% आ गया 5,000 रुपीज़, जो कहाँ से माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा आपका मशीन में से। मशीन से कितना माइनस हो गया, 5,000। और ये डेप्रिसिएशन आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो 5,000 हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ से भी माइनस हो गया, यहाँ से भी माइनस हो गया, दोनों तरफ देखिए बराबर आ गई। मशीन से भी 5,000 माइनस, कैपिटल से भी 5,000 माइनस, दोनों देखिए बराबर आ गई। तो अगर कभी भी डेप्रिसिएशन वाला आता है, जरूरी नहीं है मशीन पे लगे, हो सकता है अगर आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर पे लग जाए, प्लांट है, प्लांट पे लग जाए। तो जिस पे भी डेप्रिसिएशन लगा है, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है, आपको उस एसेट में से उतना पार्ट माइनस कर देना है, और वो कैपिटल में से माइनस कर देना है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। तो ये 4 जो आपकी ट्रांजेक्शन थी, सेकंड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था, उसमें शायद इसमें आपको प्रॉब्लम आई हो। बाकी ट्रांजेक्शन सेम थी, जो आपको क्वेश्चन करा रखे हैं उसी के साथ की थी। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से खुद घर पर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये आपका होमवर्क वाला पार्ट खत्म हो गया है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और लास्ट क्वेश्चन करना है हमने, जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा, हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला खत्म हो जाएगा। एक उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो खत्म करके चैप्टर को एंड कर देंगे। क्लियर हो गया, कर लेंगे अब क्वेश्चंस। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा उसका। सर हाँ जी सर, एक ट्रांजेक्शन में और डाउट है सर, वो जो होमवर्क में आपने सेकंड क्वेश्चन दिया था उसमें एक ट्रांजेक्शन सर और बता दीजिए। मतलब सब कुछ ही मुझसे करवाओगे, सारा क्वेश्चन ही मुझसे करवा लिया हैं, चंट हो रहे हो। चलो बता देता हूँ। तो जो ट्रांजेक्शन नंबर आपको जिसमें डाउट है, वो डाउट वाली कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन नंबर 6। आपको जो होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन दिया था उसमें ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, जिसमें आपको डाउट आया होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो वो ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या थी, अमित रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। अमित रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। अब आप इसमें कर क्या रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे स्टॉक, अमित ने रिटर्न कर दिए, तो आप क्या कर रहे होंगे, स्टॉक में 5,000 प्लस कर रहे होंगे और डेटर से 5,000 माइनस कर रहे होंगे। कर आप ये रहे होंगे, और आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है सर, पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था। जब हम किसी को रिटर्न करते थे तो हम स्टॉक में से माइनस कर देते थे और क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर देते थे, मगर वो आप क्या करते थे, परचेज रिटर्न करते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आपके स्टॉक में जितनी कीमत के आपने गुड्स लिए होते हैं उसकी वैल्यू कॉस्ट वैल्यू गिवन होती है और आप वही माइनस कर देते हैं। मगर जब आप बेच रहे हैं तो जो आपने बेचा होगा गुड्स, उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन भी तो इंक्लूड होगा। सोचिए, जब आपने गुड्स बेचे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी तो इंक्लूड होगा, वो तो आपने हटाया ही नहीं। तो अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें सर? तो ये तो ट्रीटमेंट आपका हो गया गलत, ये ऐसे तो होगा नहीं। ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा जो आपने गुड्स बेचे हैं उस पर आपने प्रॉफिट किया कितना अर्न है। तो देख लेते हैं। आपने अमित को जो गुड्स बेचे थे वो आपने कैश पे खरीदे थे। कितने के खरीदे थे? 20,000 रुपीज़ के खरीदे थे। तो आपने जो अमित को गुड्स बेचे वो आपने 20,000 रुपीज़ के खरीदे थे और आपने वो बेचे कितने में? 25,000 रुपीज़ में। देख लीजिए, 20,000 के खरीदे थे आपने, 25,000 के बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 5,000। और जो आपने कहाँ ऐड करा था? कैपिटल में ऐड करा था आपने, किया था? हाँ जी किया था।
अच्छा, अगर हम इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें तो कितनी आएगी? अब सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आइए सिखा देता हूँ। परसेंटेज कैसे निकलती है? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका? 5000, सेल कितने की करी थी? 25,000 की, इंटू 100 क्या आ गया? 20%। इसका मतलब जो गुड्स आपने 20,000 के 25,000 में बेचे थे उस पर आपने कितना अर्न करा? 20%। अब वही गुड्स आपके वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं जब, तो आपका प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? सर प्रॉफिट तो कम होगा, ये तो आप सही कह रहे हो, प्रॉफिट भी तो कम होगा जब गुड्स वापसी आ रहे हैं तो, क्योंकि हमने 5,000 जोड़ दिया था प्रॉफिट में, मगर अब तो गुड्स वापस आ गए तो उसका प्रॉफिट भी तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए आपका आंसर सही नहीं आ रहा था। अब वो कैसे करेंगे? अमित जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो कितने के कर रहा है? 5,000 के। आपको पता है वो गुड्स की कीमत क्या है जो 5,000 के कर रहा है? आप स्टॉक में से 5,000 थोड़ा ना माइनस कर सकते हैं। 5,000 के तो जो गुड्स वो माइनस कर रहा है वो तो सेल प्राइस है, और स्टॉक से सिर्फ आप उतना ही माइनस करते हैं जितनी गुड्स की कीमत हो। कीमत तो आपको पता नहीं। अच्छा, ये पता है 5,000 में कमाया कितना था आपने? सर ये भी नहीं पता, तो ना मैं कैपिटल से माइनस कर पाऊंगा ना मैं स्टॉक से माइनस कर पाऊंगा, तो सर ये निकालना सिखा दीजिए। चलो निकालना सीख लेते हैं। आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 20, निकालना सीख गए। अब इस पर देख लेते हैं 5,000 पे आपने कितना अर्न करा था। तो अगर मैं 5,000 का 20% निकालूं तो वो कितना आता है? 1,000 रुपीज़। इसका मतलब आपने टोटल 20,000 रुपये गुड्स 25,000 में बेचे थे जिसमें 5,000 का प्रॉफिट था, और जब उसमें से 5,000 के गुड्स वापस आए तो उसके अंदर कितना प्रॉफिट एडेड होगा? 1,000 रुपये। इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट निकल के आती है उन गुड्स की वो क्या आ गई? 4,000 रुपीज़। इसका मतलब जो गुड्स आपने वापसी आए आपको वो है तो 5,000 रुपये के, मगर उसमें 1,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है और उन गुड्स की कीमत कितनी है? 4,000 रुपये। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? गुड्स क्योंकि आ रहे हैं आपके पास तो इससे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो होता है 4,000। डेटर को क्योंकि आपने 5,000 के बेचे थे तो डेटर में से कितना माइनस हो जाएगा? 5,000 रुपीज़। अब आप कहेंगे सर 4,000 ऐड हुआ 5,000 माइनस हुआ, समझ आ गया, अभी भी -1,000 का फर्क आ रहा है, वो कहाँ शो करें? आपने 5,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड करे होंगे प्रॉफिट के नाम के, उसमें से अब कुछ गुड्स वापस आ गए जिसकी प्रॉफिट कितनी है? 1,000 रुपीज़, तो वो भी तो कम हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से कर देंगे हम -1,000 रुपीज़, जो हमारा प्रॉफिट था वो हो गया कम। ये आपका जो प्रॉफिट आपने पहले ऐड कर रखा था वो आपने यहाँ से हटा दिया। तो इस ट्रांजैक्शन का ये ट्रीटमेंट होगा कि जब आपको कोई गुड्स वापस आते हैं तो क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपका ऐड होता है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट था उसके अंदर, उससे आपकी निकल जाएगी कॉस्ट प्राइस, स्टॉक में ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस, डेटर से फुल प्राइस माइनस होगा क्योंकि उतना ही आपने उसमें ऐड भी करा होगा, और बाकी का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स आ गए आपके वापस। इतना ट्रीटमेंट समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, और तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कर लेंगे आप। तो जाऊं? नहीं सर, वो एक मिनट, वो सर वो आपने कहा था कि आंसर बताओगे आप दोनों क्वेश्चन के। सर आंसर तो बताए नहीं आपने। अच्छा, आंसर बताने आप? चलिए देखिए, जैसे आपको बताया था, जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दोनों क्वेश्चन के जो आपको होमवर्क में दिए थे उसके आंसर बताऊंगा, तो आइए देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। जिसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था उसका आंसर ये आना चाहिए, एसेट साइड में देखें तो कैश होना चाहिए, लास्ट जो इक्वेशन बनी होगी आपकी उसमें कैश होना चाहिए 49,000, बैंक होना चाहिए 90,000 एंड स्टॉक होना चाहिए 4,000। कैश 49, बैंक 90,000 एंड स्टॉक 4,000। इन सबको जोड़ दें तो टोटल आता है 1,43,000। ये तो हो गया एसेट साइड। और लायबिलिटी साइड जो आपकी लास्ट इक्वेशन हो वो ये होनी चाहिए, क्रेडिटर्स 14,000 के, बैंक लोन 30,000 का, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 की, और इसके अलावा कैपिटल आती है आपकी 98,000 की। देख लेते हैं, 14,000 क्रेडिटर्स, बैंक लोन 30, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,
कैपिटल 98 और टोटल इसका भी आएगा 1,43,000। वो तो सही है क्योंकि दोनों तरफ हमेशा बराबर होती हैं। तो ये तो होगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था, जो सेकंड क्वेश्चन उसमें आपका था, उसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, एसेट साइड में कैश आना चाहिए। लास्ट इक्वेशन जो आपकी है 39,500, बैंक आना चाहिए आपका 38,000, स्टॉक आना चाहिए आपका 44,000 और मशीन होनी चाहिए 45,000। कैश 39,500, बैंक 38,000, स्टॉक 44,000 और मशीन आ जाएगी आपकी 45,000 की। टोटल आएगा सबका 1,66,500। वेयर एज लाइबिलिटी साइड देखें इसमें, तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आएंगे आपके सबसे पहले 40,000 के, सेकंड होगा बैंक लोन 30,000 रुपीज़ का, एंड थर्ड होगा आपका कैपिटल 96,500 रुपीज़। ये फिगर आपके लाइबिलिटी साइड के होने चाहिए और इसका भी टोटल सेम रहेगा 1,66,500। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। जो दोनों क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए ये वो है। आप एक बार चेक कर लेना कि आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी जो अभी क्वेश्चंस में ट्रांजेक्शन्स जो बताई हैं आप एक बार वो चेक कर लें कि क्या पता आपकी वहाँ पर तो कोई गलती नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये आंसर आपके नहीं आ रहे हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक, थैंक यू, जय हिंद।